Reborn of Heartless Billionaire Episode 7। अगली सुबह। राठौर मेंशन। अमानत ने मिरर के सामने खड़े होकर खुद को देखते हुए कहा, अमानत क्या तुम सच में मोटी हो गई हो? कहते हुए अमानत अपने गालों को खींचने लगी। अमानत इस वक्त काफी क्यूट लग रही थी। उसने एक ब्लैक शर्ट और नीचे ब्लू कार्गो पेंट पहनी हुई थी। उसके चबी चीक्स ब्लैक कलर पर और भी ज्यादा चबी और क्यूट लग रहे थे। उसने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं नहीं तुम बिल्कुल मोटी नहीं हो, वो लड़की सुखड़ी है। वो खुद खाना नहीं खाती और उसके बाद सबको लगता है कि हम मोटे हो गए हैं। हम मोटे नहीं बल्कि बहुत ज्यादा पतले हैं। अगर ऐसे पतले होते रहे तो एक दिन तेज हवा आने पर वो सब उड़ जाएंगे, हमें नहीं उड़ना। वैसे भी जीने के हैं 4 दिन और हम 4 दिन क्यों जिए? हम तो 80 साल जिएंगे, 80 साल। हमारे सुपरस्टार से शादी करेंगे, फिर उनके साथ 4 बच्चे पैदा करेंगे, फिर चारों बच्चों के और बच्चे होंगे। हाँ चलो, कहते हुए अमानत ने अपनी बैग उठाए और उछलते हुए रूम से बाहर आ गई। बाहर आते ही उसका ध्यान अबीर पर गया, जो कि अभी अभी अपने रूम से बाहर आया था। अबीर को देखते ही अमानत दौड़ते हुए जाकर अबीर के ऊपर कूद गई। अबीर जिसका ध्यान अमानत पर नहीं था और अचानक से उसके कूदने की वजह से वो अमानत के साथ नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही उसने चिल्लाते हुए कहा, अमानत व्हाट आर यू डूइंग? कहते हुए अबीर उठकर खड़ा हो गया। अमानत ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, हमने क्या किया? गलती आपकी है, आपको हमें पकड़ना चाहिए था ना। इतनी प्यारी सी छोटी सी नाजुक सी बहन को पकड़ नहीं सकते? आप तो बहुत कमजोर हो भाई, डैडी भी हमें पकड़ लेते हैं। अमानत की बात सुनकर अबीर ने उसे घूरते हुए कहा, इडियट लड़की, मेरा ध्यान नहीं था, जब देखो तब कूदती रहती हो। एक दिन खुद के साथ साथ मुझे भी तोड़ दोगी। पता नहीं मॉम डैड क्यों वापस नहीं आ रहे हैं। मैं नहीं संभाल सकता इस आफत को। कहते हुए अबीर अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। अमानत ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा, आप अपनी क्यूट सी प्यारी सी सिस्टर को आफत कह रहे हो? भगवान, हम तो लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए, हमारा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। भाई के रूप में आपने हमको सासू माँ दे दी। ये तो गलत किया भगवान जी, गलत किया। अमानत की नौटंकी देखकर अबीर ने उसके गाल खींचते हुए कहा, छोटी बंदरिया बहुत नौटंकी करने लगी है आजकल, लगता है तुझे सकस में डालना होगा। बंदरिया सुनकर अमानत ने गुस्से से कहा, नहीं हम क्यूट सा खरगोश है, आप बंदर हो। कहते हुए अमानत सीढ़ियों से दौड़ते हुए नीचे जाने लगी। उसे इस तरह से सीढ़ियों पर दौड़ते हुए देखकर अबीर ने घबराते हुए कहा, अमानत धीरे चलो, गिर जाओगी। अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, अरे नहीं गिरेंगे भाई। इतना कहने के साथ ही वो मुंह के बल सीढ़ियों से नीचे गिर गई। अबीर ने अपने सर को पकड़ते हुए कहा, ये लड़की एक दिन पागल करके छोड़ेगी। कहते हुए उसने नीचे आकर देखा तो अमानत अपने सर को पकड़कर सिसकते हुए अपने हाथ को देख रही थी। उसने अमानत के हाथ को देखा। हाथ पर हल्का सा लाल निशान पड़ चुका था। उसने अमानत को गोद में उठाकर सोफे पर पटकते हुए कहा, यहीं पर बैठो। कहते हुए वो खुद ऑइंटमेंट लेने के लिए चला गया। अमानत ने अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहा, गनू बप्पा, आप हमेशा ब्यूटीफुल अमानत के साथ ऐसा क्यों करते हो? हमारा छोटा सा प्यारा सा हाथ टूट जाता तो फिर हम खाना किससे खाते, बोलो बोलो। कहते हुए अमानत अपने हाथ को देखने लगी। अबीर ने उसके पास आकर उसके गाल खींचते हुए कहा, गलती करोगी पर शिकायत तुम्हें भगवान जी से ही करनी है, मतलब हर चीज में उनकी ही गलती निकालनी है। अबीर की बात सुनकर अमानत ने मुंह फुलाते हुए कहा, क्योंकि हमारी गलती नहीं होती है भाई। कुछ देर बाद अमानत को ऑइंटमेंट लगाने के बाद अबीर ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया। वही अमानत मैडम अपने मोबाइल में गेम खेल रही थी। उसे ब्रेकफास्ट खिलाने के बाद अबीर ने उसे घूरते हुए कहा, कॉलेज जाओ और हाँ अच्छे से पढ़ाई करना, सिर्फ म्यूजिक नहीं तुम्हें पढ़ाई भी करनी है। म्यूजिक में अच्छे मार्क्स आते हैं और पढ़ाई में लास्ट टाइम तुमने 40% स्कोर किया है। अगर इस बार तुमने 70+ को नहीं किया तो मैं सच में तुम्हें हॉस्टल में डाल दूंगा, और फिर हॉस्टल का गंदा खाना तो पता है ना तुम्हें, और तुम्हारी पॉकेट मनी भी बंद कर दूंगा। अबीर की बात सुनकर अमानत बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। अबीर ने उसकी बड़ी बड़ी आंखों को देखते हुए कहा, ऐसे घूरने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। जाओ, सुमन बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही है। अबीर की बात सुनकर अमानत पैर पटकते हुए वहां से चली गई। उसने दरवाजे के पास जाकर उसे जीप दिखाते हुए कहा, जालिम भाई, जंगली भाई, गंदे भाई। कहते हुए अमानत वहां से भाग गई।
अबीर ने अपना सर हिलाते हुए कहा, इडियट लड़की। कहते हुए अबीर अपना ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए निकल गया। सुमन बाहर अमानत का इंतजार कर रही थी। अमानत को देखकर उसने गुस्से से कहा, तुम्हारी वजह से मैं एक दिन पक्का पागल हो जाऊंगी। मतलब कॉलेज हमारा 10 बजे का होता है, तुम्हारी वजह से हम पहुंचते हैं 10:30 बजे। अगर आज भी तुम्हारी वजह से लेक्चर मिस हो गए ना अमानत, मैं पक्का तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी, क्योंकि मुझे पनिशमेंट नहीं चाहिए। वैसे भी सर मुझे पनिशमेंट नहीं देंगे, पर तुम्हारे साथ रहने के लिए सुनाएंगे जरूर कि इस नालायक लड़की के साथ क्यों रहती हो। कियान कॉलेज पहुंच चुका है, तुम्हें पता भी है। सुमन की बात सुनकर अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, कोई कुछ नहीं करेगा, उस टिकलू को तो हम देख लेंगे। चलो अब, कहते हुए अमानत किसी छोटे डॉन की तरह चलते हुए कार के अंदर जाकर बैठ गई। उसे इस तरह से चलते हुए देखकर सुमन को हंसी आ गई और वो भी आकर कार में बैठ गई। कुछ देर बाद वो दोनों कॉलेज पहुंच चुकी थी और आज फाइनली वो दोनों 10 बजे बजने से 15 मिनट पहले ही कॉलेज पहुंच गई थी। कैंपस में इस वक्त सारे स्टूडेंट यहाँ वहाँ भटक रहे थे। अमानत ने आसपास नजरें घुमाकर देखते हुए कहा, कहाँ रह गया कियान का बच्चा। उसने इतना कहा ही था कि उसके पास से एक बुलेट तेज रफ्तार से गुजरी। बुलेट की रफ्तार इतनी तेज थी कि अमानत घबरा कर 2 कदम पीछे हट गई। उसने अपने दिल पर हाथ रखकर गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, ओ छछूंदर, कौन हो तुम? बुलेट चलानी नहीं आती तो चलाते क्यों हो? गधे के बच्चे, सुअर की टट्टी, छछूंदर की औलाद। अमानत लगातार उस बुलेट वाले को गालियां दे रही थी। वही उसकी गालियां सुनकर सुमन हंस रही थी, क्योंकि सुमन भी गालियां देने में कम नहीं थी। वैसे भी गलती उस बुलेट वाले की थी। अमानत की गालियां सुनकर बुलेट एक जगह पर जाकर रुक गई। बुलेट पर जो लड़का बैठा हुआ था वो एटीट्यूड से नीचे उतरा। उसने अपना हेलमेट निकालकर पलटकर अमानत की तरफ देखा। अमानत का ध्यान जैसे ही उस लड़के पर गया, उसने गुस्से से कहा, तो तुम ही हो छछूंदर बंदर सुअर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पास से इस तरह से बुलेट ले जाने की? अगर चलानी नहीं आती तो साइकिल से आया करो ना। अमानत की बात सुनकर वो लड़का, जो कि कोई और नहीं लक्ष्य था, वो गुस्से से अमानत को घूरने लगा। उसने अपने हेलमेट को बुलेट पर रखकर एटीट्यूड से अपनी कॉलर को सही करते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने लक्ष्य सिंघानिया को छछूंदर बंदर सुअर की टट्टी अंडोल कहा। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं चीज क्या हूं। कहते हुए लक्ष्य अमानत की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। सुमन ने जब देखा कि लक्ष्य के चेहरे पर कैसे एक्सप्रेशन है, उसने अमानत को अपने पीछे करके लक्ष्य को घूरते हुए कहा, अगर हाथ उठाने के बारे में सोच ही रहे हो तो 2 हाथ लगा लो मेरे साथ। सुमन की बात सुनकर लक्ष्य ने उसे घूरते हुए कहा, देखो मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, ये लड़की कुछ ज्यादा ही बोलती है। इसे सबक सिखाना जरूरी है, इसलिए मुझसे दूर हट जाओ। कल तुमने मुझे मुक्का मारा था, उसका बदला मैं नहीं ले रहा हूँ, इसी बात शुक्र मनाओ तुम। लक्ष्य की बात सुनकर सुमन ने उसे घूरते हुए कहा, बदला? तुम मुझसे बदला लोगे? सूखी हड्डी, ऐसे दांत तोड़ूंगी ना कि बदला लेना तो दूर की बात है, खुद की शक्ल देखने के लायक भी नहीं रहोगे। कल गलती तुमने की थी, तुमने मेरी प्यारी अमानत के हाथ को मजबूती से मरोड़ा था और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ देती। कल तो बस एक मुक्का मारा था, पर आज सारे दांत तोड़ दूंगी। जैसे मटक के आए हो ना, वैसे ही वापस चले जाओ। सुमन की बातें सुनकर लक्ष्य उसे गुस्से से घूरने लगा। तभी क्लासेस स्टार्ट होने की बेल बज गई। बेल की आवाज सुनकर लक्ष्य ने गुस्से से अमानत को घूरते हुए कहा, तुम याद रखना, तुम्हें मैं देख लूंगा। अमानत ने अपने दोनों छोटे छोटे हाथों के मुंह के बनाते हुए कहा, हम भी तुम्हें देख लेंगे छछूंदर, तुम जानते नहीं हो कि अमानत कितनी खतरनाक है। अमानत की बात सुनकर लक्ष्य उसे घूरता हुआ वहां से चला गया। उसके जाते ही सुमन ने अमानत की तरफ देखकर गुस्से से कहा, तुम्हें ऐसे आदमियों से क्यों पंगे लेने होते हैं? वो काफी ज्यादा खतरनाक है, तुम्हें पता नहीं है वो भी सिंघानिया परिवार का बेटा है। सुमन की बात सुनकर अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, और हम हमारे डैडी और हमारे भाई की प्रिंसेस है। अगर उसने हमारे साथ कुछ भी किया ना तो हम डैडी और भाई को बता देंगे, और भाई फिर उसके साथ क्या करेंगे? उसकी दोनों टांगे तोड़ देंगे, उसके पैरों के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, उसकी गर्दन भी काट देंगे। अमानत की बात सुनकर सुमन ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, मेरी माँ यहाँ पर कोई नहीं जानता कि तू द ग्रेट अथर्व सिंह राठौर की बेटी और द ग्रेट अबीर सिंह राठौर की बहन है। ये छुपाने के लिए तूने ही कहा था, इसलिए अब ज्यादा बकबक मत कर। सब लोगों के हिसाब से तू एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और मैं भी, इसलिए चल क्लास में।
कहते हुए सुमन अमानत को खींचते हुए क्लास में लेकर चली गई। अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, कोई बात नहीं, फिर भी हम उसकी टांगे तोड़ देंगे, उसकी हिम्मत कैसे हुई हमें धमकी देने की। कहते हुए अमानत भी क्लास में घुस गई। दूसरी तरफ अस्तित्व इस वक्त एक्सल कॉलेज के प्रिंसिपल के केबिन में बैठा हुआ था। उसने प्रिंसिपल को घूरते हुए कहा, जितना पूछा है उसका जवाब दीजिए। प्रिंसिपल सर, मुझे ज्यादा बकवास करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। प्रिंसिपल इस वक्त डरी हुई नजरों से अपने सामने बैठे अस्तित्व को देख रहे थे। अस्तित्व ने अपनी गर्दन को टेढ़ा करते हुए कहा, लगता है कि आपको ठीक से सुनाई नहीं देता, क्या मैं दोबारा अपनी बात रिपीट करूं? मुझे अमानत राठौर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, A to Z, जितना आपको पता है उतना सब कुछ। प्रिंसिपल ने डरते हुए कहा, वो अथर्व राठौर की डॉटर है, उसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते वरना मिस्टर राठौर हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अस्तित्व ने गहरी सांस लेकर धीरे से कहा, देखो मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, मुझे बता दो। मिस्टर अथर्व राठौर को इस बारे में कोई खबर नहीं मिलेगी क्योंकि मैं उनका बचपन का पड़ोसी हूँ। मैं कुछ साल पहले लंदन शिफ्ट हो गया था जिस वजह से मुझे उसके बारे में जानना है। वो मेरी बचपन की दोस्त है। अब बता दो, मैं अच्छे से पूछ रहा हूँ, वरना मुझे जबरदस्ती से पूछना भी अच्छे से आता है। अस्तित्व की बात सुनकर प्रिंसिपल ने धीरे धीरे अमानत के बारे में सब कुछ अस्तित्व को बता दिया, यहाँ तक कि उसकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में भी। अमानत ज़्यादातर टाइम स्कूल या कॉलेज में रहती थी जिस वजह से वहाँ पर हमेशा अमानत के लिए एक डॉक्टर होता था और प्रिंसिपल को भी इस बारे में पता था कि अमानत के साथ एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और उसके साथ हुआ क्या था। पूरी प्रॉब्लम जानने के बाद अस्तित्व के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने खुद से कहा, इसका मतलब 10 साल पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था और वो मुझे सच में भूल गई है। अस्तित्व को यकीन नहीं हो रहा था कि अमानत की 8 साल तक की सारी यादें उसके दिमाग से मिट चुकी है। उसकी जिंदगी के 8 साल तक का उसे कुछ भी याद नहीं है। अस्तित्व को लगा था कि कुछ यादों को याद दिलाकर वो अमानत को फिर से याद दिला देगा कि वो उसका प्रिंस चार्मिंग है, पर अब तो उसे पता चल रहा था कि अमानत तो अपनी 8 साल की जिंदगी पूरी तरह से भूल चुकी है। उसने खुद से कहा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, तुम्हें सब कुछ याद करना ही होगा। तुम मुझे भूल नहीं सकती, तुम मुझे नहीं भूल सकती सिली गर्ल, तुम्हें अपने प्रिंस चार्मिंग से किया हुआ वादा पूरा करना ही होगा। मैं अपना वादा पूरा करने के लिए लंदन से वापस आया हूँ, तो मैं तुम्हें तुम्हारा वादा तोड़ने नहीं दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही बनकर रहना होगा। कहते हुए अस्तित्व ने अपनी आंखों को मजबूती से बंद कर लिया। अस्तित्व के इर्द गिर्द खड़े वेदांत और सौरभ उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर समझ गए थे कि इस वक्त अस्तित्व क्या महसूस कर रहा होगा। कुछ देर बाद अस्तित्व, सौरभ और वेदांत तीनों केबिन से बाहर आ चुके थे। सौरभ और वेदांत दोनों अस्तित्व की तरफ देख रहे थे, पर उसने अब तक कुछ नहीं कहा था। आखिर में सौरभ अपने मुंह पर कंट्रोल नहीं कर सका और उसने परेशानी भरी आवाज में कहा, मुझे तो लगता है कि अब तेरी लव स्टोरी अधूरी रह जाएगी क्योंकि तेरी हीरोइन ही तुझे भूल गई है। मेरे प्यारे दोस्त, मुझे तेरे लिए बहुत बुरा लग रहा है, पर इसे कहते हैं कर्म। तूने बताया था ना कि तू बचपन में उसे इग्नोर करता था, तो देख अब वो तुझे इग्नोर करेगी। वो तो तुझे पहचानती नहीं है। कितना बुरा हुआ तेरे साथ, कितना बुरा हुआ। सौरभ की बात सुनकर वेदांत ने खुद से कहा, लगता है कि इसे जल्दी भगवान के पास जाना है। खैर, मैं कुछ नहीं कर सकता। कहते हुए वो सौरभ के साइड से दूर हो जाकर खड़ा हो गया। अस्तित्व, जो कि अब तक चुपचाप खड़ा था, उसने गुस्से से पलटकर सौरभ की तरफ देखकर उसके बालों को पकड़कर एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर मारते हुए कहा, अपनी काली जुबान बंद किया करो। जब देखो तब, जहां देखो तब अपनी काली जुबान खोलते रहते हो। अब अगर तुम्हारी काली जुबान से निकले शब्द सच हो गए ना, तो तुम्हारी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके मैं अपने जंगली कुत्तों को खिला दूंगा। अस्तित्व की बात सुनकर सौरभ ने डरते हुए कहा, अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था, और वैसे भी अगर वो अपने बचपन के प्रिंस चार्मिंग को भूल गई है तो क्या हुआ? वो अभी भी तुझी से प्यार करती है, आखिर तू ही है उसका सुपरस्टार। वो तुझसे ही प्यार करती है मेरे यार, तुझसे प्यार करती है, इसलिए तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। सौरभ की बात सुनकर अस्तित्व ने गुस्से से कहा, तुम यहाँ से दफा हो जाओ, वरना सच में मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। और फिलहाल मुझे किसी का खून नहीं करना है, क्योंकि मुझे कुछ सोचना है कि अब मुझे क्या करना होगा। अस्तित्व की बात सुनकर वेदांत ने अस्तित्व के पास आकर उसे गले लगाते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, उसे सब कुछ याद आ जाएगा, और वैसे भी सच्चा प्यार हमसे कभी दूर नहीं जाता। तुम्हें भूल कर भी वो तुम्हारे ही प्यार में पड़ी,
इसी से मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि उसका प्यार कितना सच्चा होगा। खैर ये सब छोड़ो, अब बताओ कि अब क्या करना है। क्या हम वापस चले? तुम बनारस नाना जी से मिलने के लिए भी नहीं गए? सोचो अगर नानू को पता चल गया कि इंडिया में आकर तुम उनसे मिलने के लिए नहीं आए तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। बनारस में पिछले 10 सालों से वो भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वेदांत की बात सुनकर अस्तित्व ने कहा, हम आज ही नानू से मिलने के लिए जा रहे हैं और मैं उन्हें लेकर वापस मुंबई आ जाऊंगा। मैं अब और उन्हें अकेला नहीं रहने दूंगा। अस्तित्व की बात सुनकर सौरभ और वेदांत के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर बाद वो तीनों कॉलेज से निकलकर सीधा मेंशन वापस आ गए। मेंशन वापस आकर कुछ देर तक उन सब ने आराम किया और शाम को वो लोग बनारस के लिए निकल गए। सौरभ और वेदांत पहली बार बनारस जा रहे थे। वो इंडिया काफी बार आ चुके थे, पर ज्यादातर वो इंडिया में मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता ऐसी ही जगह गए थे, पर इस बार उन्हें फाइनली बनारस जाने का मौका मिल रहा था। वो लोग प्राइवेट कॉपर से बनारस जा रहे थे। अस्तित्व इस वक्त कॉपर में चुपचाप बैठा हुआ था। उसे इस तरह से चुपचाप बैठा हुआ देखकर सौरभ ने उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा, मैं जानता हूँ मेरे यार तू कितना ज्यादा उदास है, तेरा रोने का दिल कर रहा है। तू रो सकता है, मेरे कंधे पर सर रख कर। मैं हंसूंगा नहीं बल्कि मैं तुझे सहारा दूंगा, मैं तेरा सहारा बनूंगा, मैं तुझे संभाल लूंगा, तू रो सकता है। सौरभ की बात सुनकर वेदांत ने धीरे से कहा, तुझे क्यों मुसीबत में पड़ने का शौक है? वो ऑलरेडी गुस्से में है और तू उसे गुस्सा दिला रहा है। वेदांत की बात सुनकर सौरभ ने उसे घूरते हुए कहा, मैं गुस्सा कहाँ दिला रहा हूँ? मैं तो अपने दोस्त को संभाल रहा हूँ। तेरे जैसे कमीने दोस्त हो तो दुश्मनों की क्या जरूर। हमारा दोस्त इस वक्त इतना उदास, इतना परेशान है और तुम उसे चुपचाप बैठने दे रहे हो। अगर ये डिप्रेशन में चला गया तो? डिप्रेशन में जाकर इसने सुसाइड कर लिया तो? अगर उसने अपने हाथों की नस काट ली तो? अगर ये पहाड़ी से नीचे कूद गया तो? अगर उसने कॉपर में से छलांग लगा दी तो? डिप्रेशन में गया हुआ इंसान कुछ भी कर सकता है, इसलिए हमें हमारे दोस्त को डिप्रेशन में नहीं जाने देना है। सौरभ की बात सुनकर वेदांत ने खुद से कहा, तेरी बातें सुनकर वो जरूर डिप्रेशन में चला जाएगा। अस्तित्व ने गुस्से से पलटकर सौरभ की तरफ देखकर इरिटेट होते हुए कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम चुप नहीं बैठ सकते? भगवान ने मुंह दिया है तो कुछ भी बकते रहोगे। डिप्रेशन में मैं तो नहीं जाऊंगा, पर मैं तुम्हारी ऐसी धुलाई करूंगा कि तुम पक्का डिप्रेशन में चले जाओगे। अस्तित्व की बात सुनकर सौरभ ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, भलाई का कोई जमाना ही नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में इतना कुछ सोच रहा था, तुम्हारी भलाई करना चाहता था और तुम मेरे बारे में ये सब कुछ सोचते हो। हे भगवान, उठा ले मुझे, नहीं इसे उठा ले। इसी तरह से मस्ती करते करते वो लोग बनारस पहुंच गए। बनारस पहुंचने के बाद अस्तित्व की आंखों के सामने बचपन की यादें घूमने लगी। वो इस वक्त कार में बैठकर मेंशन की तरफ जा रहे थे। उसने ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहा, कार 80 घाट की तरफ लेकर चलो। 80 घाट का नाम सुनकर वेदांत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने काफी सुना है कि ये घाट बहुत खूबसूरत है, यहाँ पर जाने के बाद सुकून मिलता है। क्या सच में वहाँ पर सुकून मिलता है? वेदांत की बात सुनकर अस्तित्व ने धीरे से कहा, मुझे वहीं पर सुकून मिलता है और मणिकर्णिका घाट पर। वहाँ चिताओं को जलते हुए देखकर मुझे एहसास होता है कि ये जिंदगी बस कुछ वक्त के लिए हमारे पास है, इसलिए हमें हर एक पल जीना होगा, हमें हर एक पल को इस्तेमाल करना होगा। हमारे पास बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है, हमारे पास जीने के लिए वक्त है और हमें उस वक्त का इस्तेमाल करना है। अस्तित्व की बात सुनकर वेदांत मुस्कुराने लगा। वही उसकी बातें तो सौरभ के सर के ऊपर से चली गई। उसने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, 80 घाट पर लड़कियां भी होती है क्या? खूबसूरत खूबसूरत। मुझे गांव की गोरी पटानी है, फिर उसके साथ मैं गांव में बस जाऊंगा, खेतों में काम करूंगा, बैलों को चलाऊंगा, कितना मजा आएगा ना। सौरभ की बात सुनकर वेदांत ने उसके सर पर मारते हुए कहा, तू खुद बैल है, तू दूसरे बैलों को क्यों चलाएगा? लड़की तुझे खेत में चलाएगी और तू चारा खाना। वेदांत के मुंह से अपनी बुराई सुनकर सौरभ ने गुस्से से कहा, तुम जलते हो मुझसे, जलते हो। मेरे सुंदर सुंदर सपने को तोड़कर क्या मिलता है तुम्हें जालिम इंसान? मेरा श्राप है तुझे चुड़ैल मिले, चुड़ैल जो तुझे उठाकर भाग जाए। सौरभ की बात को इग्नोर करके वेदांत खिड़की से बाहर के नज़ारों को देखने लगा। कुछ देर बाद उनकी कार 80 घाट से कुछ दूरी पर आकर रुकी। अस्तित्व कार का दरवाजा खोलकर तेज कदमों से चलता हुआ 80 घाट की तरफ चला गया।
इस वक्त दोपहर के 3 o'clock रहे थे। 80 घाट पर काफी कम लोग मौजूद थे। 80 घाट पर आते ही अस्तित्व की आंखों के सामने अमानत का प्यारा सा चेहरा घूमने लगा। उसे याद आया कि कैसे उनकी पहली मुलाकात यहीं पर हुई थी, कैसे अमानत उसके पीछे भागते भागते घाट के पानी के अंदर गिर गई थी और उसने अमानत को बाहर निकाला था। सब कुछ याद करके अस्तित्व के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने नीचे उतरकर घाट के पानी में अपने पैरों को डालते हुए कहा, मैं प्रॉमिस करता हूँ बहुत जल्द ही हम दोनों साथ में यहाँ पर आएंगे अपनी पुरानी यादों को जीने के लिए मेरी इडियट। कहते हुए अस्तित्व के होठों पर प्यारी सी स्माइल आ गई। वेदांत और सौरभ भी मुस्कुराते हुए घाट के माहौल को एंजॉय कर रहे थे। ज्यादा भीड़ ना होने की वजह से उन्हें यहाँ पर काफी सुकून मिल रहा था। करीब आधे घंटे तक वो लोग वहीं पर रुके रहे। वेदांत ने अस्तित्व के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यहीं पर बैठना है क्या? अस्तित्व अभी भी घाट के पानी को देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वक्त यहीं पर रुक गया हो। अपने पेरेंट्स को खोने के बाद उसने अपनी जिंदगी के 5 साल बनारस में बिता थे। बनारस में बिताए गए 5 सालों को वो कभी भी नहीं भूल सकता था और उन 5 सालों में से उस दिन को जब अमानत पहली बार उससे मिली थी। अमानत के साथ बिताया गया एक हफ्ता उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत 7 दिन थे, जिन्हें वो कभी भी नहीं भूल सकता था। उसने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया और अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसने आसमान की तरफ देखा। उसके उठते ही बारिश की बूंदें गिरना स्टार्ट हो गई थी। अचानक से मौसम को बदलते हुए देखकर वेदांत ने कहा, अरे चलो यार भीग जाएंगे। अस्तित्व ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, भीगने दो। वैसे भी ये बनारस की बारिश है, जिसको भीगा देती है उसे अपने रंग में रंग देती है। अस्तित्व की बात सुनकर सौरभ ने कहा, रंग? क्या बारिश में रंग मिला हुआ है? अरे पर ये तो सफेद पानी है, मुझे तो कोई रंग नहीं दिख रहा। तुझे कौन सा रंग दिख रहा है? सौरभ की बात सुनकर वेदांत ने गुस्से से कहा, सौरभ तू बेफिजूल में बोला मत कर, वरना एक दिन पक्का मैं तेरी जबान काट दूंगा। कुछ देर बाद जैसे तैसे लड़ाई झगड़ा करते करते वो लोग आखिर शेखावत मैंशन पहुंच गए। शेखावत मैंशन के सामने पहुंचते ही अस्तित्व की आंखों के सामने फिर से पुरानी यादें घूमने लगी। उसने पलटकर राठौर मैंशन की तरफ देखा जहां पर अभी भी सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, फिर से मुझे तुम्हें वहीं पर खड़ा देखना है जहां पर तुम पहले खड़ी होती थी। कहते हुए उसने अमानत के रूम की बालकनी की तरफ देखा और घर के अंदर आ गया। अधिराज जी जो कि इस वक्त लिविंग रूम में बैठे हुए थे, उन्हें जब महसूस हुआ कि कोई लिविंग रूम के दरवाजे से अंदर आया है तो उन्होंने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा। अब वो काफी बूढ़े हो चुके थे पर उनकी नज़र अभी भी तेज थी। उन्होंने धीरे से कहा, अस्तित्व क्या ये तुम हो मेरे बच्चे? कहते हुए वो अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने चश्मा लगाकर देखा तो उनका ध्यान अस्तित्व वेदांत और सौरभ पर गया। सौरभ दौड़ता हुआ आकर अधिराज जी से लिपट गया। उसने खुशी भरी आवाज में कहा, नाना जी मैं आ गया, आपके नालायक पोते को भी अपने साथ लेकर आ गया। आपको पता है आपका पोता बनारस आते ही एक लड़की के साथ भाग गया था, मैं जबरदस्ती उसे पकड़ कर लाया हूँ। कितना बदतमीज है ना आपका पोता। सौरभ की बात सुनकर अधिराज जी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। 10 साल से सौरभ और वेदांत उनके साथ थे जिस वजह से अधिराज जी भी उन्हें पहचानते थे। वो 2-3 बार लंदन उनसे मिलने के लिए गए थे। सौरभ की बात सुनकर अस्तित्व उसे घूरने लगा। अस्तित्व को खुद को घूरते हुए देखकर सौरभ ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, मुझे कैसे घूर रहा है? मैंने सच्चाई बता दी ना इसलिए। सौरभ की बात सुनकर अधिराज जी मुस्कुराने लगे। सौरभ ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, मैं बताऊं ये कौन सी लड़की के साथ भागा था? अधिराज जी ने हंसते हुए कहा, हाँ बिल्कुल बताइए, हम तो आपकी सारी बातें सुनते हैं। सौरभ ने हंसते हुए कहा, उसका नाम ना अमानत है, उसे देखते ही आपका पोता उसके साथ भाग गया था, पर उस लड़की ने उसकी शक्ल को देखकर इसे लात मारकर बाहर फेंक दिया। उसने इतना कहा ही था कि किसी ने उसे कॉलर से पकड़कर हवा में उठाते हुए कहा, और कुछ कहना है? अस्तित्व को देखकर सौरभ की सांस गले में अटक गई। अस्तित्व किसी शैतान की तरह उसे घूर रहा था। उसकी काली आंखों में गुस्सा देखकर सौरभ ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, बच्चे की जान लोगे क्या? तुम तो जानते हो ना कि मैं कितना बड़ा इडियट, कितना बड़ा गधा हूँ। अपने गधे दोस्त को छोड़ दो मेरे प्यारे दोस्त, मुझे मत मारो। अभी तो मेरे बच्चे भी नहीं हुए, मेरी शादी भी नहीं हुई। मेरी बीवी और मेरे बच्चों का क्या होगा अगर मैं मर गया तो?
तुम्हें उनके बारे में सोचकर मुझे छोड़ना होगा। नानू बचाओ, सौरभ चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर अधिराज जी ने प्यार से कहा, छोड़ दो। तुम तो जानते हो ना इसे मस्ती मजाक करना पसंद है, उसे छोड़ दो, अगली बार से नहीं करेगा। अगली बार से नहीं करोगे ना बेटा? सौरभ ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, पक्का नहीं करूंगा, पक्का नहीं करूंगा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मासूम बच्चे को छोड़ दो। अस्तित्व ने घूर कर उसे देखा और उसकी कॉलर को छोड़ दिया। सौरभ वहां से ऊपर भाग गया। उसने ऊपर जाते हुए कहा, तेरी सिली गर्ल तुझे भूल गई, तेरी सिली गर्ल तुझे भूल गई, कहते हुए वो जीभ दिखा रहा था। अस्तित्व का दिल कर रहा था कि वो सौरभ का सर फोड़ दे। वही सिली गर्ल सुनकर अधिराज जी ने धीरे से कहा, अमानत, अमानत राठौर। शाम का वक्त। अस्तित्व इस वक्त अपने उस रूम में बैठा हुआ था जहां पर उसने अपनी जिंदगी के 5 साल बिताए थे। उसका ध्यान राठौर मेंशन के उस रूम की बालकनी की तरफ जा रहा था जहां पर अमानत खड़ी होकर उसे देखती रहती थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, काश बचपन की वो यादें दोबारा जी पाते। काश तुम उसी तरह से मुझे वहीं पर खड़ी होकर मुस्कुराते हुए देखती। कहते हुए अस्तित्व की आंखों के सामने अमानत का क्यूट सा चेहरा और उसका दूर से फ्लाइंग किस देना और उसका गुस्से से रूम में वापस आ जाना सब कुछ घूमने लगा। उसने खुद के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, लगता है कर्मों का हिसाब मिल रहा है। बचपन में मैं तुम्हें इग्नोर करता था और अब तुम मुझे भूलकर इग्नोर कर रही हो। पर कोई बात नहीं, बचपन की यादों को भूल गई तो क्या हुआ, अब तो नई यादें बना सकते हैं हम। तुम्हें अपने प्यार में इस तरह से गिरफ्तार कर लूंगा कि तुम अस्तित्व के बिना अपना अस्तित्व भूल जाओगी। कहते हुए अस्तित्व मुस्कुराने लगा। उसने काफी कुछ सोच लिया था कि अब उसे क्या करना है और क्या नहीं। उसे इस बात की फिक्र नहीं थी कि अमानत उसे भूल चुकी है, उसे बस इस बात की फिक्र थी कि अमानत किसी और के प्यार में ना पड़ जाए। वैसे वो ऐसा होने तो नहीं देने वाला था, पर फिर भी अस्तित्व के दिल में कहीं ना कहीं ये डर था। वो अमानत से 6 साल बड़ा था। जनरेशन गैप की वजह से कहीं अमानत को अपनी उम्र का कोई पसंद ना आ जाए, यही सब वो सोच रहा था। उसने खुद से कहा, तुम नहीं हो तो क्या हुआ, तुम्हारी यादें तो है। कहते हुए अस्तित्व ने अपनी गिटार उठाए और बालकनी में आकर बैठ गया। हमेशा की तरह उसने अपनी शर्ट को निकाल कर फेंक दिया था। उसने अमानत की बालकनी की तरफ देखा और अपनी आंखों को बंद करके गिटार की धुन बजाने लगा। उसकी नज़रें इस वक्त बंद थी, पर उसकी आंखों के सामने अभी भी उसे अमानत का क्यूट सा चेहरा घूमता हुआ महसूस हो रहा था। अस्तित्व काफी देर तक वहीं पर गिटार बजाता रहा और अपनी बचपन की यादों को याद करता रहा। आखिर में आधी रात के वक्त उसे महसूस हुआ कि अब उसे जाकर सो जाना चाहिए, क्योंकि उसे जल्दी ही मुंबई के लिए निकलना था ताकि वो फिर से अपनी अमानत के पास जा सके। कुछ देर बाद वो वापस अपने बेड पर आकर लेट गया। उसने सीलिंग की तरफ देखते हुए कहा, बस कुछ दिन और, उसके बाद तुम भी यहीं पर मेरी बाहों में मेरे साथ रहोगी मेरी जान, माँ सिली गर्ल। कहते हुए उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। मुंबई, रात का वक्त। अबीर इस वक्त अपने रूम की बालकनी में परेशानी से चक्कर काट रहा था। कल साक्षी और आयुष की बरसी थी और इस वक्त अथर्व और मन्नत दोनों ही मुंबई में नहीं थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो अमानत को अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहता था, क्योंकि अमानत उसके बिना रहेगी नहीं। काफी देर तक सोचने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो अमानत को 2 दिनों के लिए सुमन के साथ उसके घर रहने के लिए भेजकर खुद बनारस चला जाएगा, क्योंकि साक्षी और आयुष की बरसी में कोई भी बनारस नहीं जाए, ऐसा वो नहीं होने दे सकता था। काफी देर तक ये डिसीजन लेने के बाद वो अपने रूम में जाकर सो गया। सुबह के वक्त ब्रेकफास्ट टेबल पर अमानत इस वक्त उबासी ले रही थी। अबीर ने उसे घूरते हुए कहा, रात भर सोने के बाद भी तुम्हारी नींद नहीं खुली क्या? तुम्हारे अंदर कुंभकर्ण घुसा हुआ है। अबीर की बात सुनकर अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, भाई हम ब्यूटीफुल है ना, तो ब्यूटीफुल गर्ल्स को ज्यादा स्लिप आती है ताकि वो और ज्यादा ब्यूटीफुल लगे। यू डोंट नो अबाउट ब्यूटी स्लिप। कहते हुए अमानत ने अंगड़ाई ली और टेबल पर रखा हुआ पराठा रोल करके खाने लगी। अबीर ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, अमानत मुझे साक्षी आंटी और आयुष अंकल की बरसी के लिए बनारस जाना है। तुम 2 दिन तक सुमन के घर रहोगी। मैंने सुमन से और उसके पेरेंट्स से बात कर ली है। अमानत जो कि पराठा खा रही थी, जैसे ही उसने ये सुना उसके कानों में बनारस नाम गूंजने लगा। जब भी वो ये नाम सुनती उसे अजीब सा एहसास होता। हालांकि उसे बनारस की ज़्यादा यादें याद नहीं थी, पर 2 साल बनारस जाने के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई थी। उसे बस इतना याद था।
उसने अपना चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा, भाई हमें भी लेकर चलो ना, हमें बनारस चलना है आपके साथ। हमने सुना है कि वहाँ के घाट बहुत खूबसूरत है, प्लीज चलो ना भाई, बचपन के बाद आप लोग हमें कभी लेकर ही नहीं गए। अमानत की बात सुनकर अबीर ने उसे घूरते हुए कहा, आपके कॉलेज है, आपको मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला जाऊंगा। अबीर की बात सुनकर अमानत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं मैं आऊंगी मतलब आऊंगी, हर साल तो पहले मैं साक्षी माँ और आयुष पापा की पूजा करती थी, बट अब आप लोग मुझे नहीं करने देते, मैं आपके साथ आऊंगी मतलब आऊंगी। मुझे अपने साथ लेकर चलो भाई वरना हम खाना नहीं खाएंगे। कहते हुए अमानत अपना चेहरा ऊपर उठाकर अबीर की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में आंसुओं की बूंदें चमक रही थी। अबीर ने अपनी आंखों को मजबूती से बंद करते हुए कहा, अमानत बच्चा समझो ना। अमानत ने सिसकते हुए कहा, भाई आप समझो ना, हमें लेकर चलो ना, हमें घूमने के लिए जाना है, मम्मा और डैडी भी घर पर नहीं है, हम अकेले यहाँ पर क्या करेंगे, हमें यहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज भाई लेकर चलो ना, लेकर चलो ना। आप अपनी प्यारी सी छोटी सी बहन की बात नहीं मान रहे हो, क्या आप हमारा छोटा सा दिल तोड़ दोगे? बोलो भाई, हमारा छोटा सा दिल मल्टीपल पीस में टूट जाएगा भाई, फिर जुड़ेगा नहीं भाई, प्लीज लेकर चलो ना, लेकर चलो ना। आखिर में अमानत के सामने हार मानकर अबीर ने उसे हाँ कह ही दिया। अबीर की बात सुनते ही अमानत उछलते हुए कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई और पीछे से अबीर के गले लग गई। अबीर ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, जल्दी से अपने कुछ जरूरी कपड़ों को पैक कर लो क्योंकि हमें 1 घंटे के बाद निकलना है। अबीर की बात सुनकर अमानत दौड़ते हुए सीढ़ियों से ऊपर चली गई। अबीर ने गहरी सांस ली, उसे डर था कि कहीं अमानत की तबीयत फिर से खराब ना हो जाए, पर कहीं ना कहीं वो ये सोच ही रहा था कि अमानत कब तक अपने अतीत से भागेगी, इसलिए उसने हाँ कह दिया। उसने कॉल पर अथर्व और मन्नत को भी ये बात बता दी। हालांकि वो दोनों परेशान हो गए थे, पर अबीर ने उन्हें प्रॉमिस किया था कि वो अमानत का पूरा ध्यान रखेगा। उन दोनों को अबीर पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने फिर इसकी इजाजत दे दी। 11 बजे अबीर और अमानत दोनों अपने प्राइवेट कॉपर में बैठकर बनारस के लिए निकल गए। अमानत इस वक्त बड़ी बड़ी आंखों से मुस्कुराते हुए नीचे के नज़ारों को देख रही थी। उसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, हम फाइनली आ रहे हैं बनारस, हमने सुना है कि वहाँ पर प्यार की जीत होती है, तो हमें ना हमारे सुपरस्टार दिलवा देना, वैसे भी अमानत भी सुपरस्टार से कम थोड़ी है। कहते हुए अमानत मुस्कुराने लगी। अबीर बस अमानत के चेहरे की तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि क्या अमानत की हेल्थ पर फिर से कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जब अमानत के एक्सीडेंट के अगले साल वो लोग बनारस गए थे तो अमानत की हेल्थ पर काफ़ी इफेक्ट पड़ा था। साक्षी और आयुष की मौत जिस दिन हुई थी उसी दिन अमानत का बर्थडे आता था, पर अमानत को इस बारे में पता ना चले, इसलिए वो लोग अमानत का बर्थडे हमेशा 1 हफ्ते के बाद मनाते थे। अमानत को भी अपनी रियल बर्थ डेट नहीं पता थी, वरना उसे पता चल जाता कि साक्षी और आयुष उसके रियल पेरेंट्स हैं। अथर्व और मन्नत नहीं चाहते थे कि अमानत के दिल में कहीं से भी ये ख्याल आए कि वो लोग अबीर और उसमें फ़र्क करते थे, इसलिए उन्होंने ये बात अमानत को ना बताने का ही डिसीजन लिया था। बनारस वो लोग दोपहर के 1 o'clock बजे पहुंचे। एयरपोर्ट पर उन्हें लेने के लिए पहले से ही कार आ चुकी थी। अमानत ने अबीर की तरफ देखते हुए कहा, भाई कितना मजा आएगा ना, हमने सुना है बनारस की गंगा आरती बहुत सुंदर होती है, हम रात को ना गंगा आरती के लिए आएंगे प्लीज भाई। अमानत की बात सुनकर अबीर ने बस अपना सर हिला दिया। वो बस अमानत के चेहरे की तरफ देख रहा था जो कि इस वक्त काफी खुश लग रही थी। उनकी कार रास्ते से दौड़ती हुई उनके बनारस वाले मेंशन की तरफ जा रही थी। अबीर ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, अमानत आप ठीक हो ना? अमानत ने अबीर की तरफ देखकर क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, हम तो बिल्कुल ठीक है भाई, हमें क्या हुआ, हम तो बिल्कुल स्ट्रांग है, हम रोज दूध पीते हैं ना। कहते हुए अमानत अपनी आंखों को झपकाते हुए अबीर की तरफ देखने लगी। अबीर ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिला दिया। दूसरी तरफ शेखावत मेंशन में सब लोग रेडी हो चुके थे क्योंकि आज उन्हें मुंबई के लिए निकलना था। अधिराज जी ने अस्तित्व की तरफ देखते हुए कहा, हम यहीं पर रुकना चाहते हैं, हमें यहाँ पर जो सुकून मिलता है वो मुंबई में नहीं मिलेगा। अस्तित्व ने उनके हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा, नानू मैं आपसे बहुत दूर रह चुका हूँ, अब और नहीं, और मैंने मुंबई के बाहर अपने लिए विला लिया है। वहाँ पर आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर प्लीज चलिए मेरे साथ।
आखिर में अस्तित्व के सामने हार मानकर अधिराज जी ने अपना सर हिला दिया। सब लोग अपने कपड़े पैक करके बाहर आ चुके थे। वेदांत, अस्तित्व और सौरभ ज्यादा कपड़े लेकर नहीं आए थे, इसलिए उन्हें पैकिंग करने की जरूरत नहीं थी। अधिराज जी शेखावत मैंशन की तरफ देख रहे थे। यहाँ पर उन्होंने अपने 15 साल बिताए थे। यहाँ से उनकी कई सारी यादें जुड़ी हुई थी, पर अब वो अपने नाती के लिए यहाँ से जाने के लिए तैयार थे। वो लोग जैसे ही बाहर आए, उनका ध्यान उनके घर से 10 कदमों की दूरी पर राठौर मैंशन के सामने रुकी हुई कई सारी कार पर गया। राठौर मैंशन के सामने इतने सालों के बाद कारों को देखकर अधिराज जी हैरान हो गए, क्योंकि पिछले 8 सालों से राठौर मैंशन से कोई भी बनारस नहीं आया था। अथर्व और मन्नत भी पूजा करके सीधा मुंबई लौट जाते थे, जिस वजह से वो राठौर मैंशन में नहीं आए थे। अस्तित्व भी हैरानी से कारों को देख रहा था। उसकी धड़कनें इस वक्त तेज हो चुकी थी। तभी उसका ध्यान कार का दरवाजा खोलकर बाहर आ रहे अबीर पर गया। अबीर को देखते ही अस्तित्व का चेहरा लटक गया। उसे एक पल के लिए लगा था कि अमानत आई होगी। वो कार के अंदर बैठने ही वाला था कि उसके कानों में एक प्यारी सी आवाज सुनाई दी, भाई हमारा घर कितना सुंदर है ना। इस आवाज को सुनते ही अस्तित्व ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा। उसकी धड़कनें तेजी से धड़क रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जहां से उसकी कहानी की शुरुआत हुई थी, उसी जगह पर उसे दोबारा अमानत दिखेगी। उसका ध्यान अमानत पर था, जो कि अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर क्यूट सा पाउट बनाकर अपने घर को घूर घूर कर देख रही थी। अबीर ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, नहीं नहीं, ये दूसरों का घर है, मैं तुम्हें दूसरों के घर लेकर जा रहा हूँ, चलो। अबीर की बात सुनकर अमानत का मुंह बन गया। वो उसके साथ पैर पटकते हुए अंदर चली गई। वहीं उनके अंदर जाते ही वेदांत और सौरभ ने अस्तित्व को हिलाते हुए कहा, अस्तित्व कहीं तू सदमे में तो नहीं चला गया ना। सौरभ ने अधिराज जी की तरफ देखते हुए कहा, नानू जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, हमारा दोस्त पागल हो गया है, सदमे में चला गया है, बेचारे की जिंदगी बचानी है हमें। उन दोनों की आवाज सुनकर अस्तित्व जैसे होश में आया। उसने अधिराज जी की तरफ देखते हुए कहा, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। कहते हुए उसने बैग्ज़ को पकड़ा और उन्हें लेकर घर की तरफ दौड़ने लगा। उसे इस तरह से अंदर जाते हुए देखकर अधिराज जी, वेदांत और सौरभ ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरे पर कन्फ्यूजन थी। अगले ही पल उनको हंसी आ गई और वो जोर जोर से हंसने लगे। अस्तित्व ने बैग लाकर लिविंग रूम में रखा और दौड़ता हुआ सीधा अपने रूम की तरफ भाग गया। उसने बालकनी में आकर गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम सच में आ गई, तुम सच में आ गई। हमारी डेस्टिनी हमें दूर नहीं कर सकती, हमारी डेस्टिनी ने हमें मिलवाया था और अब वही हमें एक दूसरे के पास लेकर आएगी। आखिर हमारी किस्मत हमें एक दूसरे से मिलवा कर ही छोड़ेगी, मुझे पता था कि तुम आओगी। अस्तित्व इस वक्त गहरी गहरी सांसें लेते हुए अमानत की बालकनी की तरफ देख रहा था। वो बस उसी बालकनी में खड़ा होकर अमानत को अपनी तरफ देखते हुए देखना चाहता था। अबीर ने अमानत के पास आते हुए कहा, वो रहा आपका रूम, आपको याद है ना। अमानत को एक्सीडेंट के बाद 2 साल तक यहाँ पर लाया गया था, जिस वजह से उसे पता था कि उसका रूम कौन सा है। उसने क्यूट सी स्माइल के साथ कहा, हमें पता है भाई, आखिर वो द ग्रेट अमानत का रूम है। कितनी सुंदर बालकनी है ना हमारी। कहते हुए अमानत उछलते कूदते ऊपर जाने लगी। अबीर ने खुद से कहा, बस सब कुछ ठीक हो महादेव। कहते हुए उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। अमानत उछलते कूदते सीधा अपने रूम में आ गई। उसका रूम अभी भी वैसा ही था जैसा पहले। उसने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये रूम कितना सुंदर है, हम बालकनी में जाकर देखते हैं, बालकनी भी कितनी सुंदर है। कहते हुए अमानत अपने रूम की बालकनी में आ गई। अस्तित्व इस वक्त पलट कर जाने वाला था, पर तभी उसे ऐसा लगा जैसे अमानत सच में बालकनी में आ गई है। उसने अपने रूम की बालकनी के दरवाजे के पास रुककर अमानत की बालकनी की तरफ देखा तो अमानत बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ बालकनी की रेलिंग पर अपने दोनों हाथों को टिकाकर आसमान की तरफ देख रही थी। अमानत को उस बालकनी में इतने सालों के बाद देखकर अस्तित्व की धड़कनें तेजी से धड़कने लगी। उसकी आंखों के सामने 10 साल पुरानी यादें घूम रही थी, जब वो यहाँ पर गिटार बजाता था और छोटी सी अमानत रेलिंग से टिककर खड़ी होकर उसे देखती रहती थी। सब कुछ याद करके अस्तित्व के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जो सालों पहले होता था आज फिर से वही होगा, आज फिर से वही होगा मेरी जान। कहते हुए अस्तित्व अपने रूम में आ गया।
अमानत का ध्यान भी शेखावत मैंशन के अस्तित्व की रूम की बालकनी की तरफ गया। दोनों की बालकनी इसी तरफ थी, जिस वजह से ना चाहते हुए भी उनका ध्यान एक दूसरे की बालकनी पर चला जाता था। अमानत ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, इस बालकनी को देखकर ऐसा क्यों लगता है जैसे यहाँ पर कोई था? लगता है हम पागल हो गए हैं। कहते हुए अमानत वापस अपने रूम में आकर बेड पर गिर गई। वही अस्तित्व अपने रूम से सीधा निकलकर लिविंग रूम में आ गया। लिविंग रूम में आते ही उसका ध्यान वेदांत, सौरभ और नानू पर गया, जो कि उसे देखकर अपने मुंह पर हाथ रखकर धीरे धीरे हंस रहे थे। उन तीनों को देखकर अस्तित्व ने गुस्से से कहा, हंसना है तो हंस लीजिए, मैं कुछ नहीं कहूँगा, इस तरह से छुप छुप कर हंसने की जरूरत नहीं है। अस्तित्व की बात सुनकर उन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और जोर जोर से हंसने लगे। सौरभ ने हंसते हुए कहा, ओ माय गॉड, कैसे तू दोनों सूटकेस लेकर अंदर भागा, जैसे हम जबरदस्ती तुझे उसमें भरकर वापस मुंबई लेकर जाने वाले थे। जिसके लिए तू मुंबई जाने की जल्दबाजी कर रहा था वो खुद बनारस आ गई, तो अब अस्तित्व बाबू को मुंबई नहीं जाना। देखिए नानू अपने नाती को, कैसे आपका नाती लड़की के चक्कर में पड़ गया है, लड़की के चक्कर में बर्बाद हो गए हैं, बर्बाद। सौरभ की नौटंकी देखकर अधिराज जी और वेदांत हंसने लगे। अस्तित्व गुस्से से उसे घूरने लगा। उसने गुस्से से कहा, लगता है कि तुम्हारी जुबान को काटना ही पड़ेगा, क्योंकि आजकल कुछ ज्यादा ही बोल रही है और मुझे ज्यादा बोलने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नानू, आपका वो वफादार, क्या नाम था उसका? हाँ मनोहर, वो कहाँ गया? वो अच्छे से जुबान काटता था, लास्ट टाइम भी उसने काटी थी ना। अस्तित्व की बात सुनकर सौरभ अधिराज जी के पीछे छुप गया। उसने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, नानू बिल्कुल भी मत बताना, ये इंसान जंगली है, जंगली। अगर मेरी जुबान कट गई तो आप मेरी प्यारी प्यारी आवाज कैसे सुनोगे? बताओ, मेरी जैसी प्यारी आवाज दुनिया में है किसी की? लड़कियां मेरी आवाज की दीवानी है। वो तो बस इसने अपना ये बंदर सा चेहरा छुपा रखा है, इसलिए सबको लगता है कि ये ज्यादा हैंडसम है, वरना सारी अटेंशन मुझे मिलती। सौरभ की बात सुनकर अस्तित्व ने उसे इग्नोर किया और जाकर लिविंग रूम के सोफे पर बैठ गया। अधिराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने कहा था ना अस्तित्व मत जाने दीजिए, पर आपने सालों पहले हमारी बात नहीं सुनी थी और खुद उन्हें छोड़कर चले गए थे और अब खुद उनके लिए वापस आए हैं। अधिराज जी की बात सुनकर अस्तित्व ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, आपने कहा था ना नानू, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। मैं भी अपनी गलतियों से सीखा हूँ और मेरा यहाँ से जाना जरूरी था। हमारे गुनहगार को सजा दिलाना जरूरी था, अभी तो उसकी सजा शुरू हुई है। बस एक बार मैं अपनी सिली गर्ल को अपना बना लूं, उसके बाद उसकी सजा दोबारा शुरू होगी। उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मैं आज भी अपनी मॉम, अपने डैड की चीख नहीं भूला, नानी को अपनी आंखों से मरते हुए देखा है मैंने, मैं कुछ नहीं भूला। अस्तित्व की बातें सुनकर अधिराज जी चुप हो गए। उनका ध्यान अस्तित्व की आंखों में नजर आने वाली नफरत और गुस्से की आग पर चला गया। उन्होंने धीरे से कहा, अस्तित्व जो हो गया उसे भूल जाए, वैसे भी 15 साल गुजर चुके हैं। कब तक उन्हीं बातों को याद करके खुद को तकलीफ देते रहेंगे? अब हम चाहते हैं कि आप सुकून से सुकून भरी जिंदगी जिए। अगर आपको राठौर परिवार की लड़की पसंद है तो हम अथर्व राठौर से खुद बात करेंगे। अस्तित्व ने उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नानू, आपको बात करने की जरूरत नहीं है, उसे मैं अपने प्यार से जीत लूंगा। जिस तरह से बचपन में वो मेरे पीछे घूमती थी, अब शायद मुझे उसके पीछे घूमना है। अस्तित्व की बात सुनकर सौरभ ने बीच में कूदते हुए कहा, बिल्कुल बिल्कुल, कर्मों का फल मिलता है और तुमने बुरे कर्म किए थे, इसलिए अब तुम्हें फल मिल रहा है। सौरभ की बात सुनकर अस्तित्व ने उसके बालों को पकड़ते हुए कहा, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें पटक पटक कर मारना होगा। कहते हुए अस्तित्व ने उसके मुंह पर एक मुक्का मार दिया। सौरभ ने दर्द भरी आवाज में कहा, बचाओ, मासूम बच्चे को बचाओ। जंगली जानवर मासूम बच्चे पर टूट पड़ा है। नानू, वेदांत बचाओ, अभी मेरी शादी नहीं हुई, अभी मेरे बच्चे नहीं हुए, मेरे होने वाले बच्चों का क्या होगा? उनका बाप पहले ही मर जाएगा तो वो दुनिया में कैसे आएंगे? बचाओ, मुझे बचाओ। सौरभ की नौटंकी देखकर अधिराज जी और वेदांत हंस रहे थे। वही अस्तित्व उसे अच्छे से पीट रहा था। कुछ देर बाद सौरभ ने गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, बच गया भगवान, बच गया, तेरा धन्यवाद। अब मेरे 4-5 बच्चे हो ही जाएंगे, बस बच्चों की माँ से मिलवा दे, उसके मिले बिना बच्चे कैसे पैदा करूंगा? कहते हुए सौरभ उठकर बैठ गया। उसके बाल बिखरे हुए थे।
उसकी शर्ट फटी हुई थी और उसके होठों के कोनों से खून निकल रहा था। अस्तित्व ने उसे अच्छे से 2-3 पंच लगाए थे, पर सौरभ सुधरने वालों में से कहा था। राठौर मेंशन में अमानत पूरे घर को घूर कर देख रही थी। उसे कुछ याद तो नहीं था, पर उसे यहाँ पर काफी अच्छा लग रहा था। अमानत को नॉर्मल देखकर अबीर भी अब शांत था। उसे लग रहा था कि शायद अमानत के साथ अब कुछ नहीं होगा, वैसे भी अब उस बात को काफी साल बीत चुके थे। उसने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, अमानत आज रात को आप जल्दी सो जाना, कल हमें घाट पर जाना है। बरसी की पूजा है कल। अमानत ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ओके भाई, हम गार्डन में जा रहे हैं, हमें यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे मुंबई वाले घर से भी अच्छा, ऐसा लग रहा है कि हम हमेशा यहीं पर ही रह जाए। कहते हुए अमानत वहां से बाहर चली गई। अबीर ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और अपना काम करने के लिए स्टडी रूम में चला गया। गार्डन में आकर अमानत यहाँ से वहां घूम रही थी। उसने गार्ड के पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, गार्ड अंकल, क्या आपने हमें पहचाना? कहते हुए अमानत बड़ी सी स्माइल के साथ गार्ड की तरफ देखने लगी। गार्ड ने अमानत के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, छोटी मैडम, हम आपको कैसे भूल सकते हैं? आप कितनी शैतान थी बचपन में। गार्ड की बात सुनकर अमानत ने अदा से अपने बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, वो तो हम अभी भी हैं, हम बाहर जा रहे हैं अंकल, यहाँ पर सब कुछ सेफ तो है ना? गार्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मैडम, सब कुछ सेफ है, आप जा सकती हैं। अमानत ने इतना कहा ही था कि पीछे से रामू काका ने चिल्लाते हुए कहा, अमानत बेबी रुकिए, आप अकेली नहीं जाएंगी, हम आपके पीछे आएंगे। रामू काका की आवाज़ सुनकर अमानत ने पीछे पलटकर रामू काका की तरफ देखकर अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा, आपकी आदत नहीं जाएगी हमारी जासूसी करने की। चलिए, कहते हुए अमानत मुंह बनाते हुए वहां से दूसरी तरफ जाने लगी। रामू काका ने अपना सर हिलाया और अमानत के पीछे पीछे जाने लगे। अमानत सोसाइटी के रास्ते पर चलते हुए गार्डन के पास आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कितनी खूबसूरत जगह है ना। इतना कहने के साथ उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी, अमानत। इस आवाज़ को सुनकर अमानत ने पलटकर देखा तो उसे खुद की उम्र का ही एक हैंडसम नौजवान नजर आया जो कि उससे लंबा था। उसे देखकर अमानत के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। वो लड़का दौड़ता हुआ अमानत के पास आ गया। उसने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, पहचाना मुझे? मैं पीयूष। उस लड़के की बात सुनकर अमानत को याद आया कि ये वही लड़का था जब वो अपने एक्सीडेंट के बाद बनारस आई थी तो उसने कहा था कि वो उसका दोस्त था और अमानत 2 साल तक उसी के साथ खेली थी। अमानत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो लंबे हो गए और हैंडसम भी, चांस मारने के लिए आए हो तो हट जाओ, हम तो सिर्फ अपने सुपरस्टार से शादी करेंगे। अमानत की बात सुनकर पीयूष हंसने लगा। उसने हंसने हुए कहा, तुम अभी भी नहीं बदली, उतनी ही शैतान हो। वैसे कितने दिनों के लिए आए हो? पिछले 7-8 सालों से तो तुम आ ही नहीं रही थी, मुझे लगा कि अब तुम कभी नहीं आने वाली हो। अमानत ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद 2-3 दिन। अच्छा, हम चलते हैं भाई, गुस्सा करेंगे, बाद में मिलेंगे, बाय। कहते हुए अमानत वहां से चली गई। पीयूष ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, ये तो बचपन से भी ज्यादा क्यूट हो गई है, इसके गाल इतने प्यारे थे, खींचने का दिल कर रहा था। कहते हुए वो भी वहां से अपने घर में चला गया। अमानत और अबीर ने दिन भर एक दूसरे के साथ बात की, मस्ती की और यहाँ वहाँ की बातें की। आखिर में अमानत शाम को थोड़ी देर के लिए लेट गई। रात को भी दोनों भाई बहन जल्दी से डिनर करके थोड़ी देर तक गार्डन में घूमने के बाद अपने अपने रूम में आ गए। अमानत अपने रूम में बेड पर लेटी ही थी कि उसे गिटार की धुन सुनाई दी। अमानत ने हैरानी से कहा, ये आवाज़? कहते हुए अमानत जल्दी से बालकनी में आ गए। उसका ध्यान शेखावत मैंशन की बालकनी की तरफ चला गया जहां पर अंधेरा था। उसे बस एक परछाई नजर आ रही थी और बालकनी में बैठा एक शख्स जिसके हाथ में गिटार थी और वो गिटार बजाने के साथ एक प्यारा सा सॉन्ग गा रहा था। जहां तुम हो वहीं मैं हूँ, तेरे ना होने से लगता है मैं क्यों हूँ। जहां तुम हो वहीं मैं हूँ, तेरे ना होने से लगता है मैं क्यों हूँ। तू ही मेरा कल है, तू ही मेरा आज, तू ही मेरा कल है, तू ही मेरा आज। उस आवाज को सुनकर अमानत की धड़कनें तेजी से धड़कने लगी। उसने अपने दोनों हाथ रेलिंग पर टिकाए और अस्तित्व की तरफ देखकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने धीरे से कहा, ये तो हमारे सुपरस्टार की तरह वॉइस है, कितनी प्यारी है, ये कौन गाना गा रहा है? सोचते हुए अमानत अस्तित्व का चेहरा देखने की कोशिश करने लगी। अस्तित्व जानबूझकर अंधेरे में बैठा हुआ था।
उसने अमानत के चेहरे की तरफ देखा। अमानत रोशनी में थी, जिस वजह से उसके चेहरे की बेचैनी वो देख पा रहा था। उसने अपना चेहरा अमानत की तरफ करके तार बजाते हुए फिर से गाना शुरू किया। सुबह की करवटों सी जो है, शाम की हरकतों सी जो है, बात भी फुर्सतों की जो है, वही तुम हो। जो आहट खुशियों के चलने की, जो राहत नींदों से मिलने की, जो आदत ख्वाबों के उड़ने की, वही तुम हो। तू ही मेरा कल है, तू ही मेरा आज, तू ही मेरा कल है, तू ही मेरा आज। अमानत अंधेरे में लगातार उछल उछल कर बचपन की तरह ही अस्तित्व के चेहरे को देखने की कोशिश कर रही थी। उसने मुंह बनाते हुए कहा, अरे सुनो ना, चेहरा दिखाओ ना, तुम हमारे सुपरस्टार की तरह गाना क्यों गा रहे हो। अमानत इस वक्त अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही थी। उसने तेज आवाज में कहा, सुनो, लाइट ऑन करो, हमें तुम्हारा चेहरा देखना है। कहते हुए अमानत अपने नाखून चबाने लगी। अमानत के चेहरे की बेचैनी देखकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भूलने की थोड़ी सी तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तो पनिशमेंट को पूरा करो। कहते हुए अस्तित्व अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसे खड़ा होते हुए देखकर अमानत की आंखें चमकने लगी। उसने तेज आवाज में कहा, अरे सुनो, सामने आओ, हमें तुम्हें देखना है। अस्तित्व ने अंधेरे में मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और दोबारा गाना शुरू किया। मैं शायद हूँ, यकी तुम हो, मेरे चेहरे पे ठहरी एक हंसी तुम हो, तेरा मिलना यूं रोजाना, लगे सांसों की आदत तुमको दोहराना। तू ही मेरा कल है, तू ही मेरा आज, तू ही मेरा कल है, तू ही मेरा आज। इसी के साथ उसने गाना बंद कर दिया और गिटार को साइड में रखकर रेलिंग के पास आकर खड़ा हो गया। उसकी मस्कुलर बॉडी देखकर अमानत के मुंह से निकला, ओ माय गॉड, ही इज सो हैंडसम, पर ये है कौन। कहते हुए अमानत अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को महसूस करने लगी। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बार तुमने मुझे जबरदस्ती खुद के लिए गाना गवाया था और आज मैंने खुद तुम्हारे लिए गाना गाया है, फर्क इतना है कि शायद तुम्हें याद नहीं है। कहते हुए अस्तित्व मुस्कुराने लगा। हल्की सी चांद की रोशनी में अमानत को अस्तित्व का आधा चेहरा नजर आया, जिसे देखकर उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधली यादें घूमने लगी। उसने अपनी आंखों को बंद किया और अपने सर को पकड़ते हुए कहा, ये क्या था। तभी उसे अपने कानों में एक प्यारी सी आवाज सुनाई दी, प्रिंस चार्मिंग सुनो ना। प्रिंस चार्मिंग। इस आवाज को सुनते ही अमानत ने दर्द भरी आवाज में कहा, प्रिंस चार्मिंग। अमानत अपना सर पकड़कर खड़ी थी। अस्तित्व ने टेढ़ी नजरों से देखा तो उसका ध्यान अमानत के दर्द भरे चेहरे पर गया। उसके चेहरे पर दर्द देखकर अस्तित्व के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। उसने खुद से कहा, वो ठीक तो है ना, उसे क्या हुआ है। अमानत ने अपनी आंखों को मजबूती से बंद कर लिया। उसकी आंखों के सामने धुंधली यादें घूमने लगी, जहां पर एक छोटी सी बच्ची बालकनी की रेलिंग से इसी तरह से लटक कर किसी को देखकर मुस्कुरा रही थी और अपनी मीठी सी आवाज में कह रही थी, प्रिंस चार्मिंग। अमानत ने जल्दी से अपनी आंखें खोलकर गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, ये क्या था। ये अजीब अजीब सी धुंधली यादें हमें क्यों दिख रही है। ओह गॉड, लगता है हमारा दिमाग खराब हो गया है। ये सोचते हुए अमानत ने खुद को संभाल कर दोबारा बालकनी में खड़े अस्तित्व को देखने की कोशिश की और तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, अरे सुनो, हमें तुम्हारा चेहरा देखना है, दिखाओ ना। अमानत की आवाज सुनकर अस्तित्व ने सुकून की सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, चेहरा भी दिखाऊंगा मेरी जान, पर पहले तुम्हें थोड़ा परेशान तो किया जाए। आखिर मुझे भूलने के लिए तुम्हें थोड़ी सी पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए। कहते हुए अस्तित्व मुस्कुराने लगा। अमानत नाखून चबाते हुए अपने बाल खींच रही थी। उसने गुस्से से कहा, अरे सुनो ना, बहरे हो क्या। भगवान ने कान नहीं दिए हैं क्या तुम्हें। इतनी प्यारी लड़की की आवाज सुनाई नहीं देती। चेहरा दिखा दो, क्या हम तुम्हें नजर लगा देंगे। अमानत लगातार चिल्ला रही थी। वही उसकी बात सुनकर अस्तित्व को हंसी आ रही थी। वो बालकनी के कोने पर आकर खड़ा हो गया, जहां से रोशनी थोड़ी बहुत उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसके चेहरे को देखते ही अमानत ने अपने दोनों हाथ गाल पर रखते हुए कहा, ही इज सो हैंडसम जस्ट लाइक प्रिंस चार्मिंग। कितना हैंडसम है, अरे अपना चांद सा मुखड़ा दिखाओ ना यार। अमानत लगातार चिल्ला रही थी। अस्तित्व ने उसकी तरफ चेहरा करके बेहद रोमांटिक वॉइस में कहा, हु आर यू, और मेरा चेहरा क्यों देखना चाहती हो। अस्तित्व की आवाज सुनते ही अमानत ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, कितनी रोमांटिक आवाज है, बिल्कुल सुपरस्टार की तरह। सुपरस्टार नहीं मिल रहा है तो क्या हुआ, इसे पटा ले क्या। कहते हुए अमानत अपने नाखून चबाने लगी।
नहीं अमानत, तू अपने प्रिंस चार्मिंग के लिए लॉयल है। अमानत ने खुद से कहा और मुंह बनाते हुए कहा, अरे बस देखना चाहते हैं, फिर से गाना गाओ ना, हमें तुम्हारा गाना बहुत पसंद आया। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने एक नज़र उसकी तरफ देखा। अमानत बस उसकी काली आंखें देख पा रही थी। अस्तित्व ने उसकी तरफ देखा और उसे इग्नोर करके अंदर चला गया। उसे इस तरह से अंदर जाते हुए देखकर अमानत ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा, इसने हमें इग्नोर किया। अमानत को इग्नोर किया कहते हुए अमानत का गाल गुस्से से फूल गया। उसने गुस्से से कहा, तुम्हें तो हम अभी सबक सिखाकर रहेंगे चंगू मंगू। कहते हुए अमानत पैर पटकते हुए अपने रूम में आ गई। उसने अपने नाखून चबाते हुए कहा, उसने हमें इग्नोर कैसे किया? उसका तो हम सर फोड़ देंगे, उसकी तो हम जान ले लेंगे। हमें इग्नोर किया कैसे? समझता क्या है खुद को? गाना गाना आता है तो हमें इग्नोर करेगा। वो जानता नहीं हमारे होने वाले हबी सुपरस्टार हैं। अमानत को इस वक्त गुस्सा आ रहा था। वो अस्तित्व का चेहरा देखना चाहती थी। उसका आधा चेहरा देखकर ही अमानत का दिल तेजी से धड़क रहा था, इसलिए मैडम को पूरा चेहरा देखना था, जिस वजह से उन्हें गुस्सा आ रहा था। अमानत ने खुद से कहा, क्या हम उसके घर में जाकर उसका चेहरा देख ले? पर अभी तो रात हो गई है, कल सुबह देख लेंगे। कहते हुए अमानत बेड पर आकर बैठ गई। उसने नाखून चबाते हुए कहा, पर नींद नहीं आएगी, क्या जरूरत थी अच्छा गाना गाने की? भगवान जी, ये गंदा है लड़का, इसका सर फोड़ देना। कहते हुए अमानत बेड पर लेट गई। आखिर में काफी देर की मेहनत के बाद फाइनली अमानत की आंख लग गई। वो सुकून से अपने बड़े पर टेडी बेयर को गले लगाकर सो रही थी। अस्तित्व अपने रूम में आकर मुस्कुराते हुए अमानत की बातें याद कर रहा था। उसने कहा, तुम बचपन से ज्यादा सिली हो गई हो इडियट। कहते हुए अस्तित्व ने शर्ट पहनी और अपने रूम की बालकनी में आ गया। उसने बालकनी की रेलिंग की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे लिए दोबारा। कहते हुए वो बालकनी से नीचे उतरने लगा। कुछ देर बाद अस्तित्व अमानत की बालकनी में चढ़ा हुआ था। उसने गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहा, तुम्हारे लिए आशिक आवारा बनना पड़ रहा है इडियट। कहते हुए उसने अपने बालों में हाथ फेरा और रूम में आ गया। इस वक्त उसके मुंह पर मास्क था, जिस वजह से उसकी सिर्फ आंखें ही नजर आ रही थी। अस्तित्व ने बालकनी का दरवाजा खोला और रूम में आ गया। रूम में अंधेरा था और अंधेरे के बीच में छोटी सी अमानत सुकून से सो रही थी। अमानत को सोया हुआ देखकर अस्तित्व धीमे कदमों से चलता हुआ अमानत के पास आ गया। अमानत के गाल इस वक्त नींद में और भी ज्यादा चबी और क्यूट लग रहे थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बचपन से ज्यादा क्यूट हो गई हो, ये तीसरी बार है जब मैं तुम्हें इतने करीब से देख रहा हूँ। कहते हुए अस्तित्व के होठों पर प्यारी सी स्माइल आ गई। नींद में अमानत मुस्कुरा रही थी, शायद वो कोई प्यारा सा सपना देख रही थी। अस्तित्व ने धीरे से झुककर हल्के से उसके गालों को टच किया। अमानत के गाल इतने सॉफ्ट थे कि अस्तित्व को ऐसा लगा जैसे उसने किसी रुई के गोले को टच कर लिया हो। उसने झुककर हल्के से उसके गालों को चूमते हुए कहा, मेरी सिंड्रेला कैसी हो तुम? अमानत ने जैसे ही अस्तित्व की आवाज सुनी उसने नींद में ही कहा, प्रिंस चार्मिंग, हम आपकी सिंड्रेला। अमानत के मुंह से प्रिंस चार्मिंग सुनकर अस्तित्व की आंखें बड़ी हो गई। उसने छोटी आंखों से घूरकर अमानत की तरफ देखते हुए कहा, कहीं ये लड़की मुझे भूलने का नाटक तो नहीं कर रही है? इसने प्रिंस चार्मिंग कैसे कहा मुझे? अस्तित्व घूर घूर कर अमानत की तरफ देख रहा था। अमानत ने बड़े से टेडी बेयर को गले लगाकर उसके गालों को चूमते हुए कहा, कहाँ हो सुपरस्टार? अमानत आपसे बहुत सारा प्यार करती है, आप जल्दी से आ जाओ ना। अमानत के लिए घोड़ी पर बैठकर और अमानत को अपने साथ लेकर चले जाओ ना। अस्तित्व अमानत की बातें सुन रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था। उसने अमानत के हाथ से टेडी बेयर को छीनकर जमीन पर पटक दिया। अमानत को जैसे ही एहसास हुआ कि उसका टेडी बेयर उससे दूर हुआ है, वो नींद में कसमसाने लगी और आसपास टेडी बेयर को ढूंढने लगी। अस्तित्व जल्दी से अपने शूज को उतार कर अमानत के बगल में आकर लेट गया। अस्तित्व का एहसास मिलते ही अमानत ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और उसके सीने में अपना चेहरा छुपाकर लेट गई। अमानत को अपने इतने करीब महसूस करके अस्तित्व की धड़कनें तेजी से धड़कने लगी। उसने अमानत के छोटे से चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तुम मुझे जानबूझकर सेड्यूस कर रही हो इडियट। अगर मैंने कुछ कर दिया तो फिर मुझ पर ही गुस्सा करोगी। कहते हुए अस्तित्व ने उसके चेहरे को ऊपर उठाकर उसके छोटे से चेहरे की तरफ देखा। अमानत ने नींद में क्यूट सा पाउट बनाया हुआ था। उसके लिप्स इतने सुंदर लग रहे थे कि अस्तित्व खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था।
उसने आगे बढ़कर हल्के से उसके होठों को टच करते हुए कहा, कितने सॉफ्ट है। उस लगा था कि वो होठों को टच करके पीछे हट जाएगा, पर अब जैसे उसका अमानत के होठों को टच करके उसे चूमने का दिल कर रहा था। उसने खुद से कहा, नहीं, वो नींद में है, मैं उसका फायदा नहीं उठा सकता। बट कैसे फायदा उठाऊंगा, वो तो मेरी ही है। कहते हुए उसने झटके से अमानत को बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर जाकर उसके होठों को चूमने लगा। अस्तित्व ने अमानत के दोनों हाथों को अपने हाथ में लिया हुआ था। नींद में ही अमानत को महसूस हुआ कि कोई उसके होठों को चूम रहा है। वो अस्तित्व को खुद से दूर करने की जगह पर उसके होठों को लॉलीपॉप समझकर चूसने लगी। अस्तित्व हैरानी से अमानत की तरफ देख रहा था। उसने देखा तो अमानत की आंखें बंद थी और वो नींद में ही उसके होठों को चूस रही थी। ये महसूस करके अस्तित्व को हंसी आ गई। उसने अभी भी किस करना बंद नहीं किया। काफी देर तक अमानत के होठों को पैशनेट तरीके से किस करने के बाद नींद में जब अमानत कसमसाने लगी तो वो उसके बगल में आकर लेटकर गहरी गहरी सांस लेने लगा। ये उनकी दूसरी किस थी, पर इस बार ये कि पहले से काफी गुना ज्यादा पैशनेट थी। अस्तित्व गहरी गहरी सांस लेते हुए अमानत की तरफ देख रहा था, जो कि नींद में ही शायद उसके होठों को तलाश रही थी। उसे इस तरह से बर्ताव करते हुए देखकर अस्तित्व को हंसी आ रही थी। अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, हमारी लॉलीपॉप कहाँ है? कियान, हमारी लॉलीपॉप दो, हम तुम्हारा सर फोड़ देंगे। वो हमारी है, हमें दो। अमानत को नींद में किसी लड़के का नाम लेते हुए देखकर अस्तित्व की आंखें छोटी हो गई। उसने अमानत को घूरते हुए कहा, लड़का? क्या लड़के भी इसके दोस्त हैं? सोचते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। अमानत ने नींद में ही अपने छोटे से हाथ से अस्तित्व की शर्ट को पकड़ते हुए कहा, हमारी लॉलीपॉप दो, हमें तुम्हारा सर फोड़ देंगे। कियान के बच्चे, हमारी लॉलीपॉप दो। अमानत को इस तरह से बर्ताव करते हुए देखकर अस्तित्व ने अपने होठ अमानत के होठों के सामने लाकर रख दिए। दोनों के होठों के बीच में इंच भर का फासला था। अमानत ने नींद में अपनी जीभ को अपने होठों पर फिराते हुए कहा, लॉलीपॉप। जैसे ही उसे अस्तित्व के होठों का एहसास हुआ, वो खुद आगे बढ़कर उसके होठों को लॉलीपॉप की तरह चूसने लगी। अस्तित्व की हालत अमानत की हरकत की वजह से खराब हो रही थी। उसने जैसे तैसे अमानत को खुद से दूर किया और बेड से उठकर गहरी गहरी सांस लेने लगा। वो तो अमानत को पनिशमेंट देने के लिए आया था, पर ये लड़की तो खुद उसकी हालत खराब कर रही थी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, व्हाट द हेल? ये लड़की है या आफत? मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। ये उठ गई तो पता नहीं क्या करेगी। नींद में फ़ायदा उठा रही थी, मुझे लगा मैं इसका फ़ायदा उठा रहा हूँ, बट फ़ायदा तो ये उठा रही थी। कहते हुए उसने अमानत के चेहरे की तरफ देखा, जो कि अजीब अजीब से मुंह बना रही थी। उसकी हरकतें देखकर अस्तित्व को हंसी आ रही थी। उसने अमानत के गालों को खींचते हुए कहा, तुम बहुत इडियट हो, पर जैसी भी हो मेरी हो। कहते हुए उसने हल्के से उसके होठों को चूम लिया और वहां से सीधा बालकनी से उतरकर वापस शेखावत मेंशन के अंदर चला गया। जैसे ही वो बालकनी से अपने रूम में आया, उसका ध्यान अपने रूम में खड़े वेदांत और सौरभ पर गया। वो दोनों मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। उन दोनों को अपने रूम में देखकर अस्तित्व की आंखें छोटी हो गई। उसने उन दोनों को घूरते हुए कहा, यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम दोनों? क्या तुम दोनों में जरा सी भी मैनर्स नहीं है कि किसी के रूम में आने से पहले उससे इजाजत ली जाती है? अस्तित्व की बात सुनकर सौरभ ने मुस्कुराते हुए कहा, इजाजत तो तब लेंगे जब रूम का मालिक रूम में होगा। रूम का मालिक अपने रूम में था ही नहीं, तो हम इजाजत किससे लेते? दीवारों से। वेदांत, क्या रूम का मालिक इस रूम में था? सौरभ की बात सुनकर वेदांत हंसने लगा। वही अस्तित्व उसे गुस्से से घूरने लगा। उसने अपने बेड पर आकर बैठते हुए कहा, आधी रात को मेरे रूम में आने की कोई खास वजह? सौरभ ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, कोई वजह नहीं है, हम बस देखने के लिए आए थे कि तुम अपने रूम में हो या किसी के साथ भाग गए। सौरभ की बात सुनकर अस्तित्व ने गुस्से से कहा, सच में तुम्हारी जुबान काटने लायक है। सौरभ ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, अरे यार, हमें डर था कि कहीं तुम रात में भाग ना जाओ, इसलिए तुम्हें देखने के लिए आए थे। मेरा यार भाग गया तो मेरा क्या होगा? मुझे तुम्हारी फिक्र है, पर तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है। कितने जालिम दोस्त हो तुम, जालिम आदमी। कहते हुए सौरभ बेड पर आकर बैठ गया। अस्तित्व ने उसे लात मारकर बेड से नीचे पटक दिया। उसने इतनी जोर से लात मारी थी कि सौरभ गुलाटी खाकर सीधा बेड के नीचे मुंह के बल गिर गया। नीचे गिरते ही उसने चिल्लाते हुए कहा,
तोड़ दी कमीने ने, कमर तोड़ दी, मेरा नाक भी तोड़ दिया, मेरा मुंह भी तोड़ दिया। माना कि तुझसे ज्यादा हैंडसम हूं, पर इतनी जलन कि अपने दोस्त के साथ इस तरह की हरकतें कर रहा है। जालिम आदमी, बचा ले रे बचा ले। वेदांत। सौरभ की नौटंकी देखकर वेदांत ने हंसते हुए कहा, कर्मों का फल, जब तुम्हें ये सब करना ही होता है तो लात खाने के लिए, मार खाने के लिए तैयार रहा करो। मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है। ये कहते हुए उसने अस्तित्व से कहा, आगे का क्या प्लान है? क्योंकि बिजनेस भी फैला हुआ है हमारा, इसलिए हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। इंडिया की ब्रांच तो ज्वाइन करनी होगी यहाँ से। एटलीस्ट हम यहाँ का काम संभाल लेंगे। सूजी फिलहाल वहाँ का काम संभाल रही है, पर मुझे नहीं पता कि वो कब तक वहाँ पर रुकेगी, क्योंकि वो इंडिया आना चाहती है। मुझे नहीं पता कि वो इंडिया क्यों आना चाहती है। वेदांत की बात सुनकर अस्तित्व ने छोटी आंखों से देखते हुए कहा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? वेदांत ने मुस्कुराते हुए कहा, अस्तित्व, क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरे कहने का क्या मतलब है? वेदांत की बात सुनकर अस्तित्व के चेहरे पर अजीब सी स्माइल आ गई। अस्तित्व को कुछ ना बोलते हुए देखकर वेदांत ने उसे घूरते हुए कहा, अस्तित्व, मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम्हें सब कुछ पता है कि उसके दिल, उसका दिमाग में क्या चल रहा है, पर फिर भी तुम चुप हो। इसके पीछे कोई खास वजह? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसे पसंद करते हो? वेदांत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कहा, बकवास हो गई हो तो तुम दोनों यहाँ से दफा हो सकते हो, मुझे सोना है। कहते हुए अस्तित्व बेड पर लेट गया। वेदांत ने कुछ कहने की कोशिश की, पर अस्तित्व की आंखों को देखकर वो समझ गया कि अस्तित्व उसे कुछ भी नहीं बताएगा। उसने सौरभ की तरफ देखा, जो कि अभी भी नीचे पड़ा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके साथ बहुत बड़ा अत्याचार कर दिया हो। वेदांत ने सौरभ को लात मारते हुए कहा, उठ जाया, यहीं पर पड़े रहना है तुझे। सौरभ ने गुस्से से कहा, तुम्हारे जैसे दोस्तों से दुश्मन अच्छे, कितने नालायक हो तुम लोग। मेरे जैसे मासूम से प्यारे से बच्चे को जब देखो तब मारते पीटते रहते हो। तुम लोगों को पाप लगेगा पाप, श्राप मिलेगा श्राप, नर्क में जाओगे। तुम्हें यमराज तेल में तलेगा, तेल में। सौरभ की बातों को इग्नोर करके वेदांत उसके पैर को पकड़कर उसे घसीटता हुआ अस्तित्व के रूम से बाहर लेकर चला गया। उन दोनों के जाते ही अस्तित्व ने अपनी आंखें खोलकर सीलिंग की तरफ देखा। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, गेम में कई सारे प्यादों की जरूरत पड़ती है, ये बात तुम लोग नहीं समझोगे। कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अमानत के बारे में सोचते हुए वो मुस्कुराकर सुकून की नींद सो गया। आखिर उसे सुकून की नींद आती भी कैसे नहीं? थोड़ी देर पहले ही तो वो अमानत के होठों का रस पीकर आया था। अमानत का क्यूट सा चेहरा याद करके उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी और आंखों में कई सारे सपने। कुछ ही देर में वो सुकून की नींद सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग अमानत अंगड़ाई लेकर उठकर बैठ गई। उसे अपनी बॉडी में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। उसने मुंह बनाते हुए कहा, हमारी बॉडी क्यों टूट रही है? कहते हुए उसने उठने की कोशिश की तो उसे अपने होठों में तेज दर्द महसूस हुआ। अमानत के मुंह से हल्की सी आह निकल गई। वो उठकर बेड पर बैठ गई और फिर जैसे तैसे धीमे कदमों से चलती हुई मिरर के सामने आ गई। उसने अपने बालों को समेटकर जोड़ा बनाया। तभी उसका ध्यान अपने होठों पर गया। उसके होंठ सूजकर बड़े बड़े और लाल हो चुके थे। अपने होठों को देखकर अमानत ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं। वो इतनी जोर से चिल्लाई थी कि अबीर, जो कि उसे उठाने के लिए आया था, वो दौड़ता हुआ रूम के अंदर आ गया। उसने घबराते हुए कहा, अमानत क्या हुआ? अबीर की आवाज़ सुनकर अमानत ने अबीर की तरफ देखते हुए कहा, भाई हमारे होठों को किसी कीड़े ने काट लिया, देखो कितने बड़े बड़े हो गए। अमानत की बात सुनकर अबीर की आंखें छोटी हो गई। उसने अमानत के पास आकर देखा तो सच में अमानत के होंठ बड़े हो चुके थे, साथ ही हल्के सूजे हुए भी थे। अबीर ने कहा, तुम्हारे होठों को हुआ क्या है? अमानत ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, नींद में हमारे प्रिंस चार्मिंग, हमारे सुपरस्टार दोनों हमें किस कर रहे थे। अमानत की बात सुनकर अबीर ने उसे घूरते हुए कहा, क्या कहा? अमानत ने दांत दिखाते हुए कहा, कुछ नहीं भाई, वो हमारे सपने हैं। हमारे सपनों के बारे में जानकर आप क्या करोगे? आपको खुद सपने देखने चाहिए हमारी भाभी के। खैर ये सब छोड़ो, देखो ना हमारे होठों पर किसी कीड़े ने काट लिया है। देखिए ना हमारे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट होठ कितने बड़े हो गए हैं। अब हम अच्छे नहीं दिख रहे हैं ना भाई, देखो। कहते हुए अमानत की आंखों में आंसू आ गए। अबीर ने उसके लिप्स की तरफ देखते हुए कहा, इसमें रोने की क्या बात है?
बच्चों की तरह रोती रहती हो। मैं इन पर लगाने के लिए कुछ मंगवाता हूँ, कुछ देर में ठीक हो जाएंगे, जल्दी से फ्रेश हो जाओ। आज हमें पूजा के लिए घाट जाना है, भूल गई क्या तुम? कहते हुए अबीर वहां से चला गया। अबीर के जाने के बाद अमानत ने अपने लिप्स की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहा, हमें यकीन है आपने ही नींद में हमारे लिप्स को काटा ना सुपरस्टार। हम जानते हैं, क्या आप सपने में आए थे और असली में भी आए थे? कहते हुए वो मुंह बनाते हुए बाथरूम में घुस गई। कुछ देर बाद अमानत रेडी हो चुकी थी। उसने वाइट कलर का नारकली सूट पहना हुआ था, कानों में बड़े बड़े झुमके, होठों पर हल्की सी लिपस्टिक और आंखों में गहरा काला काजल। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, इस वक्त वो बहुत क्यूट लग रही थी। उसने मिरर में खुद को देखकर फ्लाइंग किस देते हुए कहा, तुम्हें कोई हक नहीं है अमानत इतना खूबसूरत दिखने का, कोई हक नहीं है। क्यों नहीं है? बिल्कुल तुमको ही हक है। कहते हुए वो मुंह बनाकर खुद को ही देखने लगी। पीछे से अबीर ने उसे घूरते हुए कहा, प्यारी बहना चलने की कृपा करेगी आप? अमानत ने पीछे पलटकर देखा तो अबीर दरवाजे पर खड़ा होकर उसे ही घूर रहा था। अमानत ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई हम कैसे लग रहे हैं? कहते हुए अमानत गोल गोल घूमकर अबीर को खुद को दिखाने लगी। अबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल चुड़ैल, अब चलो। चुड़ैल सुनकर अमानत ने गुस्से से कहा, आप बहुत बुरे हो, बहुत बुरे। कोई बात नहीं, हमारे सुपरस्टार हैं ना, वो करेंगे हमारी तारीफ। कहते हुए अमानत हंसते हुए रूम से बाहर भाग गई। अबीर ने अपना सर हिला दिया और वो भी अमानत के पीछे पीछे आ गया। कुछ देर बाद वो लोग 80 घाट पर पहुंच चुके थे। वहां पर पहले से ही बरसी की सारी तैयारी की जा चुकी थी। साक्षी और आयुष की तस्वीर को देखकर अमानत ने क्यूट सी स्माइल के साथ कहा, अबीर भाई साक्षी माँ की फोटो को देखो, वो हमारी तरह दिखती है ना? अमानत की बात सुनकर अबीर ने कहा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम तो मॉम की तरह दिखती हो। अबीर की बात सुनकर अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं भाई हम ब्यूटीफुल हैं, बट मॉम की तरह ब्यूटीफुल नहीं है। अगर हम मॉम की तरह ब्यूटीफुल होते तो सारी दुनिया हमारे पीछे पीछे घूमती। वैसे भी छोड़ो, हमें क्या करना है, हम जैसे भी है खूबसूरत है। मॉम कहती है कि हम दुनिया की सबसे प्रीटी गर्ल है और डैडी भी कहते हैं हमारे लिए यही काफ़ी है। अमानत की बात सुनकर अबीर के चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। अबीर और अमानत पंडित जी के पास बैठ गए। अमानत ने इस बार 8 सालों के बाद खुद के हाथों से पूजा की। कुछ दूरी पर अस्तित्व, वेदांत और सौरभ भी खड़े थे। अस्तित्व बस अमानत की तरफ देख रहा था। अमानत आज इंडियन कपड़ों में कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। उसकी नज़रें एक पल के लिए भी अमानत के चेहरे पर से नहीं हटी थी। सौरभ और वेदांत उसे घूर घूर कर देख रहे थे। सौरभ ने उसके कानों के पास जाकर धीमी आवाज में कहा, खूबसूरत है ना? अस्तित्व ने खोए हुए अंदाज में अपना सर हिला दिया। सौरभ ने धीरे से कहा, मैं पटा लूं। सौरभ ने जैसे ही ये कहा, अस्तित्व ने बिना पीछे पलटे उसकी गर्दन को पकड़कर उसे घाट के पानी में फेंक दिया। वो लोग किनारे पर ही खड़े थे, जिस वजह से उसे ये सब कुछ करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। पानी में गिरते ही सौरभ ने चिल्लाते हुए कहा, कमीने इंसान, मुझे मारना चाहता है तू? कहते हुए सौरभ ने खुद की तरफ देखा। उसके कपड़े भीग चुके थे। उसने मुंह बनाते हुए कहा, कितना कमीना दोस्त है, बस मजाक ही तो किया था। मजाक पर कोई इतना गुस्सा करता है? सौरभ जैसे तैसे घाट के पानी से बाहर आ गया। उसे देखकर वेदांत ने हंसते हुए कहा, कितनी बार कहा है अपनी जुबान को कम चलाया करो, हर जगह हर वक्त बोलना जरूरी नहीं होता। और वैसे भी तुम तो जानते हो ना कि वो अपनी सिली गर्ल के ऊपर किसी की नज़र भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और तुमने सीधा कह दिया कि तुम उसे पटाना चाहते हो। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो अगली बार से ये सब कुछ मत कहना, वरना सच में अगली बार तुम्हें नदी में पटक देगा और उस टाइम तुम बच भी नहीं पाओगे। वेदांत की बात सुनकर सौरभ ने कहा, मैं घर जा रहा हूँ, तुम रुको यहीं पर। कहते हुए सौरभ पैर पटकते हुए वहां से चला गया। वेदांत ने अस्तित्व की तरफ देखते हुए कहा, दूर से कब तक देखोगे, पास भी तो जाओ। अस्तित्व ने पीछे पलटकर टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, पास जाने का वक्त अभी आया नहीं है। अगर एक बार पास चला गया ना, उसे कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, कभी भी नहीं। कहते हुए अस्तित्व की आंखों में अजीब सा जुनून नजर आ रहा था। अस्तित्व की बात सुनकर वेदांत ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, वो बच्ची है। अस्तित्व ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, उस बच्ची ने खुद मुझे अपने पीछे लगाया था, तो अब वो अपनी गलती से पीछे नहीं हट सकती। उसे मेरी जिम्मेदारी लेनी ही होगी।
अस्तित्व की बात सुनकर वेदांत ने हैरानी से कहा, आर यू क्रेजी? क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है कि तुम किस तरह से बात कर रहे हो? वेदांत की बात सुनकर अस्तित्व ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम नहीं समझोगे। वो मेरा प्यार नहीं, मेरा ऑब्सेशन है। मेरा ऑब्सेशन जो बचपन से मेरे दिल दिमाग पर काबू करके बैठी है। मैंने उसे भूलने की बहुत कोशिश की, बहुत 12 साल तक कोशिश करता रहा, पर आखिर में मैंने हार मान ली क्योंकि नहीं भूल पाया मैं उसे। उसके साथ बिताए उस एक हफ्ते को कभी नहीं भूल सकता मैं, कभी भी नहीं। भले ही वो मुझे भूल चुकी है, अगर उसे पुरानी यादें याद नहीं आएगी तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मैं उसके साथ नई यादें बनाऊंगा। इतनी नई यादें क्रिएट करूंगा कि उसके दिल दिमाग में मेरे अलावा कोई और कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं। कहते हुए अस्तित्व ने अमानत को ऊपर से नीचे तक देखा। अमानत की खूबसूरती को देखकर उसने अपनी आंखों को बंद करके धीमी आवाज में कहा, वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। अस्तित्व शेखावत की। कहते हुए अस्तित्व ने अपने गले से मोतियों की माला निकालकर घाट के पानी में फेंक दी। ये देखकर वेदांत ने उसे घूरते हुए कहा, ये क्या किया तुमने? अस्तित्व ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम नहीं समझोगे। कहते हुए अस्तित्व वहां से पलटकर जाने लगा। वेदांत ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो? अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, वहीं पर जहां पर मुझे सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। कहते हुए अस्तित्व वहां से चला गया। वेदांत ने जाते हुए अस्तित्व की तरफ देखकर खुद से कहा, आखिर करना क्या चाहते हो तुम? कहते हुए वो भी अस्तित्व के पीछे चला गया। कुछ देर बाद पूजा खत्म करने के बाद अमानत और अबीर दोनों घाट के पानी में उतर गए। अमानत ने घाट में डुबकी लगाते हुए कहा, हे महादेव, हमें ना हमारे सुपरस्टार को दिलवा दो। वैसे हम ज्यादा कुछ तो नहीं मांग रहे, बस ना हमें सुपरस्टार का बहुत सारा प्यार चाहिए और बहुत सारे क्यूट क्यूट बच्चे। नेक्स्ट टाइम ना हम हमारे सुपरस्टार के साथ आपसे मिलने के लिए आएंगे। याद रखना, हमें बहुत सारे बेबीज और सुपरस्टार के साथ आना है, इसलिए हमारी शादी सुपरस्टार से ही करवाना और उनके दिल दिमाग से सारी चुड़ैलों को, सारी भूतनियों को निकाल देना। उनके दिमाग में, उनके दिल में सिर्फ एक ही इंसान रहेगी, वो है क्यूट अमानत। समझ गए ना आप महादेव? कहते हुए अमानत डुबकियां लगाने लगी। अबीर ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, चलो अमानत। अमानत ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, 1 मिनट भाई, एक और डुबकी लगाने दीजिए। कहते हुए अमानत ने डुबकी लगाई और बाहर आ गई। बाहर आते ही उसे कुछ महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसके बालों और उसकी गर्दन के इर्द गिर्द एक सफेद मोतियों की माला थी, जिसे देखकर उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने खुशी से उछलते हुए कहा, भाई देखो, महादेव ने हमें अपना आशीर्वाद दिया है। अमानत की बात सुनकर अबीर ने उसके गले में लटक रही मोतियों की माला की तरफ देखते हुए कहा, अमानत ये किसी की भी हो सकती है, इसे हम पंडित जी को दे देते हैं। अमानत ने गुस्से से कहा, नहीं, आपके पास बहुत पैसे हैं ना, उन्हें पैसे दे दो, पर ये अब हमारी है, महादेव का आशीर्वाद है। हमने घाट में डुबकी लगाई है तो महादेव ने आशीर्वाद दिया है और आशीर्वाद को लौटाया नहीं जाता। आप ना बिल्कुल बुद्धू हो। ये अमानत की है और अमानत अपने पास ही रखेगी। कहते हुए अमानत घाट के पानी से बाहर आ गई। अबीर ने अपना सर हिला दिया और अमानत के साथ बाहर आ गया। कुछ देर बाद उन लोगों ने कपड़े चेंज कर लिए थे। अमानत ने अबीर की तरफ देखते हुए कहा, भाई हमें मणिकर्णिका घाट जाना है, वो कितनी दूर है? अमानत की बात सुनकर अबीर ने उसे घूरते हुए कहा, मणिकर्णिका घाट पर क्यों जाना है आपको? अमानत ने प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, भाई हमें देखना है, हमने सुना है कि वहां पर दिन रात चिताएं जलती है, फिर भी वहां पर सुकून मिलता है, हमें उस सुकून को देखना है भाई, प्लीज चलिए ना। अमानत की बात सुनकर अबीर उसे मना करने ही वाला था कि अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, भाई हम बड़े हो चुके हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, पक्का प्रॉमिस, पर प्लीज चलो ना, हम जल्दी वापस आ जाएंगे सच में। अमानत की बात सुनकर अबीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है चलो, पर हाँ अगर रात को तुम्हें डर लगे तो फिर मुझे मत कहना। अबीर की बात सुनकर अमानत ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई अमानत दूसरों को डराना जानती है, खुद डरना नहीं। टू बी कंटिन्यूड। Thank you for joining me on the storytelling journey. If you enjoyed today's story, make sure to give this video a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to hit the subscribe button and the bell icon so you never miss an update. See you in the next video.